हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 26 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को दोस्तों कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन कारगिल युद्ध जीता था भारत 1999 में। 1999 में कारगिल और द्रास चोटियों पर दोबारा से भारत का कब्जा स्थापित हुआ था और ऑफिशियली विजय की घोषणा हुई थी। फिलहाल इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे ही। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे ऐसे ही दोस्तों डेली करंट अफेयर की वीडियोज आप तक पहुंचते रहे। हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे 25 जुलाई 2022 के करंट अफेयर का। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में अनाज निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। 2 महीने के नेगोशिएशन के बाद फाइनली ये दोनों देश राजी हो गए हैं अनाज के निर्यात के समझौते पर। ब्लैक सी के माध्यम से, काला सागर के माध्यम से अब ये निर्यात हो सकेगा। नकुल जैन को पेटीएम गेटवे बीज का या कहें पेटीएम पेमेंट बैंक का बना दिया गया है सीईओ। और वहीं मलयालम भाषा के लिए फिल्म निर्माता केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है। और मंकी पॉक्स को डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। वहीं आईआईटी कानपुर ने दोस्तों निर्मन त्वरक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कर्नाटक बड़े राज्यों में टॉप पर रहा। मणिपुर दोस्तों पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में टॉप पर रहा। और चंडीगढ़ जो है ये यूनियन टेरिटरी या कहें केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रहा। वहीं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला या कहें कि पीपीपी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वाला बंदरगाह बन गया है, पोर्ट बन गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का 5 साल कंप्लीट हो गया है। ये 21 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। शैक्षिक डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता के लिए भारत और ब्रिटेन के साथ समझौता हुआ है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे 25 जुलाई 2022 के दिन के। अब बात करेंगे हम लोग आज के दिन के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक का 18 मंथ का पास एक बार फिर से ऑफर आ चुका है। आप लोग की डिमांड पर, पॉपुलर डिमांड पर केवल 2 दिनों के लिए ये आ चुका है वापस से। तो अगर आप 25 और 26 जुलाई के बीच में टेक्स्ट बुक पास लेते हो और कूपन कोड में यूज करते हो MGT, तो आपको दोस्तों 25% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ 18 महीनों की वैलिडिटी वाला ये टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और आप पास इसको परचेज कीजिए टेक्स्ट बुक ऐप से। यूज करना कोड मत भूलना, नहीं तो ये वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएगी। कूपन कोड में आपको डालना है MGT कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को दोस्तों कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को दोस्तों कारगिल विजय की याद में और हमारे शहीदों की याद में ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, कारगिल युद्ध विजय दिवस। एक्चुअली में दोस्तों 1999 में ये सूचना मिली, वहां पर एक भेड़ चराने वाला था, वो आकर के इन्फॉर्मेशन दिया भारतीय जवानों को कि कारगिल के हिल पर कुछ घुसपैठ हो रही है, चहल पहल बढ़ गई है पाकिस्तानियों की तरफ से। तो ये लोग दोबारा से गए वहां पर, लेकिन तब तक वो चोटियों पर, 3 चोटियों पर कब्जा जमा करके बैठ चुके थे पाकिस्तानी घुसपैठिए। और सेना के ही जवान थे वहां पर, लेकिन ऐसी वेशभूषा में थे जैसे लगे कि आतंकवादी हैं। और ये लोग नीचे पड़ रहे थे, ऊपर पहाड़ी की चोटियों पर वो लोग कब्जा जमाए हुए थे, ऊपर से फायरिंग कर रहे थे। इतना मुश्किल था, इसी वजह से भारत को क्षति भी ज्यादा हुई। भारतीय सैनिक के बहुत सारे सैनिक जवान जो है वो शहीद हुए। लेकिन फिर भी फाइनली जो है 60 दिनों के युद्ध के बाद 26 जुलाई को ऑफिशियली ये घोषणा हुई कि भारत युद्ध जीत चुका है। भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था और ऑपरेशन विजय के तहत भारत कारगिल युद्ध जीता और कारगिल द्रास जैसी चोटियों को दोबारा से अपने कब्जे में लिया। अच्छा, पाकिस्तानियों ने इस घुसपैठ का नाम दिया था ऑपरेशन बद्र। ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तानियों ने कौन सा नाम दिया था। तो पाकिस्तानी ऑपरेशन बद्र चला करके घुसपैठ किए होते और भारत ने ऑपरेशन विजय चला करके कारगिल और द्रास चोटियों पर दोबारा से कब्जा प्राप्त किया। क्लियर है बिल्कुल। अब आप मुझे बताओगे, ये तो कारगिल विजय दिवस हुआ, आप मुझे कमेंट करके बताओगे सिर्फ और सिर्फ अगर विजय दिवस आपसे पूछा जाए कि विजय दिवस कब मनाया जाता है, तब आप क्या बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा कमेंट का आपके।
तो चलिए जुलाई आया है, जुलाई मंथ के महत्वपूर्ण दिवस और थीम को रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को दोस्तों जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस या इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे मनाया गया। इसकी थीम थी कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम थोड़ा सा लंबी है, इस वजह से याद करने की जरूरत नहीं है इस बार। विश्व मलाला दिवस दोस्तों मलाला यूसुफजई की याद में 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को, और इसकी थीम थी भविष्य के लिए युवा कौशल को बदलना। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, इसकी थीम थी इस बार डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को, और 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया, और मस्तिष्क दिवस की थीम थी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। 24 जुलाई को दोस्तों इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फ्रेंच ग्रां प्री 2022 किसने जीता? इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं मैक्स वर्स्टैपेन। इस बार की मैक्सिमम रेसेस ये जीत चुके हैं, अभी तक 7 रेसेस ये जीत चुके हैं मैक्स वर्स्टैपेन। तो देखिए ये फार्मूला 1 की रेस है। फार्मूला 1 की कार यहाँ पर आपको दिख रही है इमेज में, और इसी प्रकार की कार होती है और इसी से फार्मूला 1 की रेस होती है। ठीक है, साल भर में या कहें कि एक सीजन में 19 या 20 के आसपास में रेसेस हुआ करती हैं। तो फिलहाल मैक्स वर्स्टैपेन देखिए इस सीजन में क्या क्या जीते हुए हैं। सऊदी अरब ग्रां प्रिक्स जीते हैं, एमिलिया रोमांगना जीते हैं, मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, स्पेनिश, अजरबैजान, कनेडियन और अब फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। तो ये 7 रेस तो इसी सीजन में जीत चुके हैं अभी मैक्स वर्स्टैपेन। और सेकंड पोजीशन पर दोस्तों 7 बार के विश्व चैंपियन और दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स विजेता लुइस हैमिल्टन रहे। ये भी समझ लो इनका इस सीजन का बेस्ट प्रदर्शन ही रहा है। मतलब अभी तक तो इस सीजन में ये दूसरे स्थान पे भी बड़ी मुश्किल से ही पहुंच रहे थे। इस बार भी अभी जो कल वाला रेस हुआ उसमें भी ये दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं लुइस हैमिल्टन। एक टाइम था कि साल भर के लगभग 90% रेसेस अकेले जीत जाया करते थे, तभी तो भाई 100 से ज्यादा रेसेस जीतने वाले एकलौते ये खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन। दुनिया के सबसे ज्यादा फार्मूला 1 के रेस के विजेता हैं। फिलहाल इस सीजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो चार्ल्स लेक्लियर फेरारी के हैं, जो कि मोनाको के रहने वाले हैं। बहरीन ग्रां प्री, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री और ऑस्ट्रियाई ग्रां प्री जीते हैं। सार्जियो पेरेज जो हैं रेडबुल के खिलाड़ी हैं, मैक्सिको के रहने वाले हैं, मोनाको ग्रैंड प्री जीते हैं। और कार्लोस सेंज जो हैं ब्रिटिश ग्रैंड प्री जीते हैं। तो सबसे ज्यादा मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं इस सीजन, ये आप याद रखेंगे। अगला है हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बने? तो वोडाफोन आइडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं अजय मुंद्रा। अजय मुंद्रा, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, अजय मुंद्रा टू रिप्लेस रविंद्र टक्कर एज न्यू वोडाफोन आइडिया सीईओ नेक्स्ट मंथ। तो अभी नियुक्ति हो गई है, लेकिन अगले महीने से ये पदभार अपना ग्रहण कर लेंगे। वोडाफोन आइडिया के ये नए सीईओ होंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का अगस्त 2018 में ही विलय हो गया था। ठीक है, और इसने अपना सिंबल भी चेंज कर लिया है, वीआई कर दिया है। तो आपको पता ही होगा ये चीजें 2020 में हुई थी। 2020 में इसने अपनी रीब्रांडिंग करी हुई थी। तो वोडाफोन आइडिया जो है इसके नए सीईओ अक्षय मुंद्रा होंगे। अगला, अच्छा कुछ और प्रमुख नियुक्तियां अभी हाल फिलहाल में जो हुई हैं इनका हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे। केतनजी ब्राउन जैक्सन, ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी है। यायर लैपिड इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पीयूष गोयल के इस्तीफे के बाद G20 के नए शेरपा बन गए हैं अमिताभ कांत जी, नीति आयोग के पूर्व सीईओ। और भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं आर दिनेश। वहीं मुस्तफिजुर रहमान दोस्तों भारत में बांग्लादेश के अगले हाई कमिश्नर होंगे। सुधाकर दलीला भूटान में भारत का राजदूत, इनको नियुक्त किया गया है। और कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख बन गए हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। हाल ही में स्विस ओपन किसने जीता? तो स्विस ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है दोस्तों कैस्पर रूड ने। कैस्पर रूड का इस सीजन का ये तीसरा खिताब था, और स्विस ओपन का टेनिस का जो होता है उसको इन्होंने जीत लिया है। देखिए एक स्विस ओपन बैडमिंटन का हुआ था, उसको पीवी सिंधु ने जीता था, तो वो भी आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग टेनिस की और पुरुष एकल की। तो पुरुष एकल में टेनिस में स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित हुआ स्विस ओपन, और इसको कैस्पर रूड ने जीत लिया है। इन्होंने माटेओ बैरेटिनी को 4-6, 7-6, 6-2 से हराया। ओके,
तो अब 9वां इनका एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल खिताब था, यानी एटीपी खिताब था। इस साल का तीसरा था। इससे पहले ये ब्यूनस आयर्स और जिनेवा ओपन जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर दोस्तों कौशिक राजशेखर जी को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार या कहें ग्लोबल एनर्जी प्राइज से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडियन अमेरिकन इंजीनियरिंग प्रोफेसर विंस ग्लोबल एनर्जी प्राइज। ये ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के दोस्तों प्रोफेसर हैं और इनको अभी हाल ही में ग्लोबल एनर्जी प्राइज से या कहें ग्लोबल एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है कौशिक राजशेखर। इन्होंने ऊर्जा उत्पादन उत्सर्जन को कम करने के लिए परिवहन, वैद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में अपना विशेष कंट्रीब्यूशन दिया है और इसलिए इनको मिला है। ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा ग्लोबल एनर्जी प्राइज दिया जाता है, रसिया में ये दिया जाता है। अगला, पहले खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेन लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो, पहला खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। फेंसिंग मतलब जानते हो ना आप, तलवारबाजी, और तलवारबाजी के लिए पहला खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेन लीग ये शुरू हुआ है और तलवारबाजी को बढ़ावा देने के लिए, और इसका आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। देखो, खेलो इंडिया जो चल रहा है प्रोग्राम भारत में बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। खेलो इंडिया के तहत बहुत प्रकार के गेम्स होते हैं, जैसे सबसे पहले तो खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू किया गया और इसके तहत तो आप जानते ही हो कि 4 संस्करण अब हो चुके हैं। अभी पंचकुला में हुआ था चौथा वाला, हरियाणा पंचकुला में, ठीक है ना, 2021 का हुआ था 2022 में जाकर के। और इसके तहत ही अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम भी शुरू किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम में क्या होता है, यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपटीशन कराया जाता है। अब इसमें जैन यूनिवर्सिटी ने जीता, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये भी मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा रहा टॉप पर, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जैन यूनिवर्सिटी रही टॉप पर, ठीक है ना। ये टॉप पर रही, मतलब सबसे ज्यादा मेडल इन्होंने जीते। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी ऐसे ही शुरू कर दिए गए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शुरू कर दिए हैं। लद्दाख इसमें टॉप पर रहता है और यही नाम है, याद रखिएगा, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, लद्दाख ही हमेशा रहता है टॉप पर। इसके बाद अब खेलो इंडिया यहाँ पर ये भी शुरू कर दिया गया है फेंसिंग गेम भी, और फेंसिंग मतलब कि तलवारबाजी को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता होगा दोस्तों, तलवारबाजी में डेब्यू करने वाली ओलंपिक में पहली महिला बनी थी, या कहें कि पहली खिलाड़ी बनी थी भवानी देवी। और भवानी देवी ने न सिर्फ यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, बल्कि इन्होंने एक मैच भी जीते थे, और कोई भी मैच जीतने वाली ओलंपिक में पहली खिलाड़ी भी भवानी देवी ही बनी थी। तो फेंसिंग में भारत की अगर स्टार प्लेयर के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे भवानी देवी। क्लियर है? तो नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेन लीग की शुरुआत हुई 25 जुलाई से। ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आया करे लाइक करना मत भूलना। लाइक करते हो दोस्त ना, तब मजा आ जाती है। लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। आजकल आप लोग नहीं, पूरा लोग नहीं कहेंगे, कुछ लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं। आप लोग सभी लोग कोशिश किया करो शेयर करने की। आपके लिए यहाँ पर जो मैं टाइम देता हूँ आपकी पढ़ाई के लिए, आपका करंट अफेयर तैयार करवाने के लिए, उसके बदले में आप शेयर तो जरूर कर ही सकते हो। आप ही का चैनल है ये। अगला, हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया? तो दोस्तों, अपना स्पेस स्टेशन की अगर बात आए ना, तो तुरंत चाइना आप लगा देना। कारण यह है कि और किसी के पास अभी अपना खुद का स्पेस स्टेशन है ही नहीं। एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लेकिन इसको कई देशों ने मिलकर के लॉन्च किया हुआ था। यहाँ चाइना अकेले ही अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा है, और इसके लिए इसने अपना दूसरा मॉड्यूल भी लॉन्च कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था इसने अपना पहला मॉड्यूल लॉन्च किया था, लेकिन यहाँ पर इसने दूसरा मॉड्यूल भी लॉन्च कर दिया है, 2nd आउट ऑफ 3, यानी कि 3 मॉड्यूल में ये अपना स्पेस स्टेशन पहुंचा देगा। तो चाइना इतनी तेजी से अपना स्पेस स्टेशन बनाने पर लगा हुआ है, इसको देख करके लगता है कि ये अंतरिक्ष में भी, स्पेस में भी डोमिनेंस स्थापित करने में कामयाब रहेगा। और स्पेस स्टेशन मतलब जानते ही हो कि अंतरिक्ष में एक स्टेशन हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और वहां से बहुत सारी चीजें हो पाएगी। फिलहाल हैनान प्रांत से इसने वेनचांग लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के थ्रू ये लॉन्च किया हुआ है। और ये एक प्रकार से अनक्रूड क्राफ्ट था, यानी कि इसमें कोई क्रू मेंबर नहीं था, लेकिन पिछली बार वाला जो था उसमें 3 क्रू मेंबर भी गए हुए थे। क्लियर है? अगला, सीबीडीटी द्वारा 24 जुलाई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, सीबीडीटी के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष आयकर दिवस मनाया जाता है, इनकम टैक्स डे मनाया जाता है।
ये 2010 से ही मनाया जाता है, शुरुआत इसकी 2010 से हुई थी। इनकम टैक्स को बढ़ावा देने के लिए, इनकम टैक्स के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए कि मतलब इनकम टैक्स भरना क्यों ज़रूरी है और इनकम टैक्स क्या होता है, मतलब अगर नहीं भरा जाए तो फिर क्या क्या नुकसान हो सकता है आपका, सरकार द्वारा क्या क्या जुर्माना लगाया जा सकता है, ये सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया गया। इस बार अगर देखा जाए तो 162वां इनकम टैक्स डे था, ठीक है ना, आयकर दिवस के नाम से जाना जाता है। 162वां देख करके घबरा मत जाना। 162वां एक्चुअली में इस बात को लेकर के है क्योंकि 1857 में एक ब्रिटिश रूल आया हुआ था और उसके तहत ये शुरू किया गया था, ठीक है ना। मतलब कि भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस टाइम पर जो लॉसेस हुए थे उसको रिकवर करने के लिए ये शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो इस वजह से जब तब से शुरू किया गया और ये चलता रहा, इस वजह से इस हिसाब से देखा जाए तो 162वां हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए कि स्वतंत्र भारत से तो ये 2010 से दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। तो तब का मकसद दूसरा था, तब का मकसद था ब्रिटिश शासन द्वारा जो नुकसान हुआ उसके भरपाई करना, अब का मकसद दूसरा था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है तो आप बताएंगे नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता जो है ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में बदलाव कर भारतीय तिरंगे को किस समय फहराने की अनुमति दी? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में फ्लैग कोड में बदलाव किया हुआ है और अब इसके तहत दिन और रात दोनों समय में तिरंगा फहराया जा सकता है। 24/7 अनुमति मिल गई है कि तिरंगा फहराया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब आप 24/7 फहरा सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का आप आर्टिकल देख पाएंगे, सेंटर अमेंड फ्लैग कोड टू अलाउ पीपल टू डिस्प्ले ट्राई कलर 24/7। और साथ ही साथ ये भी मंजूरी मिली है कि दोस्तों कि अब जो भारतीय तिरंगा है ना ये मशीन और पॉलिस्टर से भी बनाए जा सकेंगे। क्लियर है? अच्छा, भारत सरकार ने दोस्तों आजादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करते हुए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने की घोषणा करी है। इसके तहत प्रत्येक घर को दोस्तों तिरंगा फहराने के लिए एक प्रकार से कहें प्रोत्साहित किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा और कहा जाएगा ऐसा कि सभी लोग तिरंगा फहराएं क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस बार का जो 15 अगस्त होगा ना ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम लोग को आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और उसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू किया जाएगा। अगला, हाल ही में किसने संगठनों के लिए टीम में वीवा एंगेज ऐप की घोषणा करी? तो दोस्तों अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ही संगठनों में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, टीमों में वीवा एंगेज ऐप की घोषणा करी है। इससे क्या होगा? वीवा एंगेज ऐप के थ्रू दोस्तों जो टीम मेंबर्स होंगे वो आपस में एंगेज रहेंगे। मतलब देखो, समझो आप इस चीज को, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है और इसको अच्छे से पता है भाई सब लोग कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई ऐप यूज कर रहे हो। अगर वो ऐप यूज कर रहे हैं और वो अपना टाइम एंगेज कर रहे हैं कहीं से, तो कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे मेंबर्स के साथ लगे हुए हैं, चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मान लो फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो किसी दूसरे मेंबर से लगे हैं, हो सकता है अननोन पर्सन से लगे हुए हों। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक ऐसा एप्लीकेशन आ जाएगा वीवा एंगेज ऐप जिसमें उनकी ही कम्युनिटी रहेगी, उनके ही यार दोस्त, उन्हीं के ऑफिसेज के, उन्हीं के इंडस्ट्री के सब कुछ रहेंगे, सब लोग रहेंगे, वो लोग इंगेज तो रहेंगे, एंटरटेनमेंट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उनका आपस में ही एक प्रकार से कहें कि कम्युनिकेशन बिल्ड होगा, तो वो आपस में एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी सोच विचार करके चीजें लाई गई है कि मतलब वो आपस में जब इंगेज रहेंगे तो वो कंपनी छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। एक तो ये बात, दूसरा उनका मन लगा रहेगा और तीसरा वो फोकस्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों के लिए वीवा एंगेज ऐप लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। बिल्लो भाई बिल गेट्स ने इसकी स्थापना करी हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद और आया होगा समझ में। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और कल के दिन के क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट तो मध्य प्रदेश को चुना गया है। अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर स्पेशल मेंशन अगर दे दिया जाए ब्रैकेट में, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट में स्पेशल मेंशन कर दिया जाए, तब आप बताएंगे उत्तराखंड, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था, डेडिकेटेड जो वीडियो मैंने आपको बना करके दी हुई थी। अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। ओके, ये थे टॉप 10 व्यक्ति, टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने कल डिटेल में और सबसे पहले आंसर किए।
उनके नाम है अमित गौर, रविशंकर, प्रिया शाह, रितु सिंह, महेंद्र हेम्ब्रोम, पूजा जायसवाल, नितेश कुमार, दिव्या एंजल, प्रवीण त्रिपाठी और न्यू विलेजर्स। ऐसे ही आप लोग भी टॉप 10 में अपना नाम ला सकते हो। टॉप 10 में अगर आपका नाम आता है तो मंथ के एंड में आपको ई बुक भी फ्री में दी जा सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम वालों को ही इसमें होगा और टॉप 10 में मतलब कि आपको जो पूरे महीने भर में जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किए होंगे उनको ई बुक भी फ्री में दी जाएगी। तो आप लोग आंसर जरूर किया करो डिटेल में, आपको डिटेल में आंसर करने से आपका तो फायदा होता ही है, बाकी आप लोग के जो कमेंट्स पढ़ते हैं उनका भी फायदा होता है। चलिए आज आपके लिए क्वेश्चन है, जेसी डेनियल पुरस्कार किस राज्य द्वारा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है? नीरज चोपड़ा से पहले किस एकमात्र भारतीय ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीता था? कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। क्विज और पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ से एमजेटी ऐप से, गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप आप इंस्टॉल करके रखो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।